हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को चीन की न्यायिक व्यवस्था पढ़ाया था, चीन की न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं और चीन की न्यायपालिका की संरचना इत्यादि से अवगत कराया था। आपके बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन और राजनीति, और तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत मैं आप लोगों को इस समय यूनिट 7 पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक होगा यूनिट 7 का एक देश दो व्यवस्था, वन नेशन टू सिस्टम होगा। यूनिट 7 समाप्त करने के पश्चात मैं द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत से आपको पढ़ाऊंगा, यूनिट 5 पढ़ाऊंगा। यूनिट 4 तक मैंने आपको बता दिया है। अब लोक प्रशासन के अंतर्गत यूनिट 5 में शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि एक देश दो प्रणाली क्या है, वन नेशन टू सिस्टम क्या है। वन नेशन टू सिस्टम हम इसको चीन के संदर्भ में लेते हैं। वन नेशन टू सिस्टम यानी कि एक राष्ट्र है और दो प्रणाली है। तात्पर्य क्या है कि जो चीन है, जैसा कि 1949 के अंतर्गत माओ के नेतृत्व में चीन की दूसरी सरकार की स्थापना होती है। जैसा कि चीन का संविधान बनता है 1949 में। उसके बाद जैसा कि चीन का संविधान 1949 के माओ के नेतृत्व में बनाया गया था, जो 1954 में लागू होता है, फिर 1974 में लागू होता है, फिर 1976 में लागू होता है, फिर तृतीय संविधान 1978 में लागू होता है। यानी कि जो प्रथम संविधान चीन का होता है वह 1954 में लागू किया जाता है माओ के नेतृत्व, जिसको हम माओ का संविधान कहते हैं। फिर 1976 में लागू किया जाता है डेंग का संविधान, जिसको हम कहते हैं। फिर 1978 में लागू किया जाता है, फिर 1982 में लागू किया जाता है। तो ये चीन का चतुर्थ संविधान है। इसमें चीन का जो संविधान चल रहा है वह चतुर्थ संविधान है, और चतुर्थ संविधान के अंतर्गत ही पूरे चीन का प्रशासन किया जाता है। परंतु वहाँ पे 3 प्रांत ऐसे हैं, उसको हम देश भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर अलग शासन प्रणाली है। पूरा चीन जो है वह साम्यवादी प्रणाली के अंतर्गत शासित किया जाता है। पूरे चीन में एक ही दल है, वह है साम्यवादी दल। लेकिन और भी दल हैं, लेकिन उन दलों को साम्यवादी दल की नीतियों का पालन करना होता है, साम्यवादी दल को समर्थन देना होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीन में एक दलीय शासन है, एक दलीय शासन का प्रभुत्व है, और चीन में एक ही संविधान है, जिसको हम चीन का 1982 का संविधान कहते हैं। और एक ही कार्यपालिका है जो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करती है, और एक ही व्यवस्थापिका है जिसको हम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं, जिसके करीब करीब 3000 सदस्य होते हैं, 3000 प्रतिनिधि होते हैं इस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अंतर्गत। और न्यायपालिका है जिसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और अस्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। तो पूरे चीन में जितने भी प्रांत हैं, जैसे कि पूरे चीन के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूरे चीन में 23 प्रांत हैं। प्रांत कितने हैं? 23 प्रांत हैं, और 5 स्वायत्त शासी प्रदेश हैं। 5 स्वायत्त शासी प्रदेश हैं, और 4 जो हैं यह केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2 जो हैं वह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं, जिसको हम SAR कहते हैं। यह कौन है? हांगकांग और मकाऊ है। यह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। तो इन्हीं 2 प्रशासनिक क्षेत्रों के संदर्भ में जब अध्ययन किया जाता है तो वन नेशन टू सिस्टम कहलाता है, क्योंकि हांगकांग और मकाऊ की व्यवस्था अलग है। यहाँ पे साम्यवादी दल की सरकार नहीं है, यहाँ पे अपनी इनकी खुद की सरकार है। मकाऊ में भी खुद की सरकार है। लेकिन जो एक देश दो प्रणाली का सिस्टम है, का सिद्धांत है, यह 1970 के दशक में डेंग सियाओपिंग के द्वारा लाया गया था। 1970 में डेंग सियाओपिंग के द्वारा लाया गया था। जब डेंग सियाओपिंग वहाँ का राष्ट्रपति होता है, चीन का, साम्यवादी चीन का राष्ट्रपति होता है 1970 में, डेंग सियाओपिंग के द्वारा लाया गया था।
और यह स्पेशली ताइवान के संदर्भ में लाया गया था। ताइवान के संदर्भ में लाया गया था। ताइवान, यह जो ताइवान है यह एक द्वीप है, एक समुद्री द्वीप है। जैसे कि ये चीन है, चीन को हम ले लेते हैं, ये चीन है, ये चीन है, और चीन के यहाँ पे ताइवान है। ताइवान, यहाँ पर ताइवान है, और यहाँ पर जो है हांगकांग है, यहाँ हांगकांग है, और यहाँ मकाऊ है। यहाँ हांगकांग है, यहाँ मकाऊ है। ये जो मैप हम बना रहे हैं ये प्रतीकात्मक है। ओरिजिनल मैप आप देख सकते हैं। ओरिजिनल मैप आप नक्शे में देख सकते हैं कि चीन का ओरिजिनल मैप क्या है। यह भी चीन का ही है। चीन की जो भी आकृति है, चीन की जो स्थलाकृति है करीब करीब इसी तरह से है। तो यहाँ पर ताइवान है। इसी ताइवान के संदर्भ में 1970 में डेंग सियाओपिंग ने वन नेशन टू सिस्टम लाया था। डेंग सियाओपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस ताइवान को चीन में मिलाना था। ताइवान को चीन में मिलाना था। तो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए डेंग सियाओपिंग ने वन नेशन टू सिस्टम लाया। उसका यह कहना था कि ताइवान चीन का ही हिस्सा रहेगा, चीन का ही हिस्सा रहेगा, परंतु इसको पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। पूर्ण स्वायत्तता ताइवान को दी जाएगी। लेकिन ताइवान की जो विदेश नीति संबंधी है, जो रक्षा संबंधी मामले हैं, यह चीन प्रशासित करेगा। और ताइवान अपनी खुद की सरकार शासित करेगा। सीमा के अंदर यह खुद की सरकार शासित करेगा। खुद के सरकार के द्वारा, खुद की नीतियों के द्वारा, खुद के विधायिका के द्वारा यह सरकार का संचालन करेगा। लेकिन जो विदेश नीति, जो कूटनीति संबंधी मुद्दे होंगे वह चीन के राष्ट्रीय सरकार के द्वारा देखा जाएगा। चीन के राष्ट्रीय सरकार के द्वारा यह लाया जाएगा। तो इस तरह से ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। ताइवान कहता है कि उसके ऊपर चीन का कोई प्रभुत्व नहीं है। हालांकि चीन ने कभी अपनी संप्रभुता का प्रयोग ताइवान के ऊपर नहीं किया है। तो आइए देखते हैं, ताइवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ताइवान की राजनीतिक प्रणाली है क्या। देखिए, ये जो ताइवान है यह 1895 से, ताइवान 1895 से यह 1945 तक यह जापान के हिस्से में रहा। जापान के हिस्से में रहा। जब चीन के राजा थे किंग साम्राज्य, जिसको हम किंग साम्राज्य बोलते हैं, तो किंग साम्राज्य के द्वारा जापान के साथ एक समझौता होता है जिसको शिमोनोसेकी समझौता कहा जाता है। इस शिमोनोसेकी समझौते के द्वारा चीन ने जापान को ताइवान को दे दिया। अब 1895 से 1945 जापान के कब्जे में रहता है ताइवान। लेकिन जब 1945 में जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का हमला हो जाता है, तो जापान टूट जाता है। द्वितीय विश्व में जापान टूट जाता है और वह ताइवान से धीरे धीरे वह अपनी सेनाओं को वापस बुलाने लगता है, ताइवान को छोड़ने लगता है। उसी समय 1949 में हम देखते हैं कि चीन में माओ क्रांति होती है। और माओ क्रांति के परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रवादी सरकार होती है, चीन की जो राष्ट्रवादी सरकार होती है, जिसको ROC बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार होती है, इसके विरुद्ध उस समय इसके राष्ट्रपति होते हैं चियांग काई शेक। उनके विरुद्ध माओ क्रांति के द्वारा सत्ता परिवर्तन कर देता है और चीन की सत्ता माओ के हाथ में आ जाती है। और इस तरह से माओ के नेतृत्व में जब सरकार आ जाती है तो माओ वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है और माओ पूरे चीन में वह साम्यवादी शासन स्थापित कर देता है। यानी कि एक देश एक संविधान पूरे देश में लागू कर देता है और अपने विरोधियों का वह दमन करने लगता है। तो जब चीन में 1949 में माओ की सरकार आ जाती है, तो जो माओ के विरोधी होते हैं, यानी कि ROC के जो समर्थक होते हैं, करीब लाखों लोगों ने ताइवान में शरण लेना शुरू कर दिया। और इस ताइवान में उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस
इस ताइवान में आरओसी की स्थापना की, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन गणराज्य। तो ताइवान को जो बोला जाता है वो चीन गणराज्य बोला जाता है, जबकि चीन को आरएसी बोला जाता है। जो ताइवान को बोला जाता है वह चीन गणराज्य बोला जाता है, लेकिन वहीं चीन को पीआरसी कहा जाता है, पीआरसी कहा जाता है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह चीन है, यह चीन की मुख्य भूमि है। चीन की मुख्य भूमि को हम बोलते हैं पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनवादी गणराज्य चीन, जनवादी गणराज्य चीन इसको बोला जाता है, पीआरसी बोला जाता है। और वहीं ताइवान को आरओसी बोला जाता है। तो इस तरह से ताइवान में राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा, आरओसी के द्वारा अपनी सरकार स्थापित कर ली जाती है और ताइवान की अलग विधायिका हो जाती है। ताइवान की अलग विधायिका है। चीन से ताइवान का कोई मतलब नहीं है। चीन की सरकार अलग है, चीन की विधायिका अलग है और ताइवान की विधायिका अलग है। ताइवान की विधायिका को हम यूयान बोलते हैं। इसकी विधायिका को क्या बोलते हैं? यूआन बोलते हैं। इस विधायिका में 113 सदस्य हैं जो विभिन्न तरीकों से चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी पद्धति और कुछ का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो 113 सदस्यीय विधायिका है। तो 113 सदस्यीय विधायिका है और यह एक सदनी है, केवल एक ही सदनी है। चीन में भी संसद का एक ही सदन है और ताइवान में भी संसद का एक ही सदन है। और यह चीन के अधीन स्वशासी प्रांत है। यह चीन के अधीन स्वशासी प्रांत है। हालांकि अपने को स्वशासी नहीं मानता है, लेकिन चीन मानता है। चीन अपने कब्जे की दावा करता है कि ताइवान उसी का है, उसी के अधीन वो शासित हो रहा है, लेकिन चीन ने ताइवान को स्वायत्तता प्रदान कर दी है। ताइवान में एक राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। ताइवान में एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है और उसमें भी सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि जिस तरह से चीन में हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति है और राज्य परिषद है, राष्ट्रपति और राज्य परिषद के माध्यम से पूरे चीन का प्रशासन किया जाता है। इसी तरह से ताइवान में भी एक राष्ट्रपति है और राज्य परिषद है, जिसको सरकार का जो प्रमुख होता है वहाँ पर वो प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह चीन में जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वगैरह विभिन्न लोगों को मिलाकर राज्य परिषद का गठन किया गया है। इसी तरह से वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है इसमें लिन चुआन है। लिन चुआन ताइवान के प्रधानमंत्री हैं। लिन चुआन ताइवान के प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री सब राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये राष्ट्रपति के अधीन रहते हैं। यानी कि इसकी स्वतंत्र विधायिका है, स्वतंत्र सरकार है और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है। चीन के अधीन ये नहीं है, चीन के शासन व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो आरओसी सरकार ने 1949 में ताइवान को पुनर्स्थापित किया, यानी कि ताइवान में सरकार की स्थापना की आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। और 1949 की क्रांति में राष्ट्रवादी सरकार ताइवान में शरण ले लेती है। जैसा कि 1949 में क्रांति होती है तो जो राष्ट्रवादी सरकार होती है उस समय 1949 की जो सरकार होती है, माओ के क्रांति के पूर्व की जो चीन में सरकार होती है, वह सरकार ताइवान में शरण ले लेती है और वहाँ पे अलग सरकार की स्थापना कर देती है। और चीन ने अलग सरकार को मान्यता दे दी है और उसने कभी भी अपनी संप्रभुता का प्रयोग ताइवान के ऊपर नहीं किया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा तो मानता है, परंतु ताइवान अपने को स्वतंत्र देश समझता है, स्वतंत्र देश समझता है। तो इसी को हम वन नेशन टू सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक देश दो प्रणाली है। चीन में अलग शासन है, ताइवान में अलग शासन है, लेकिन चीन ताइवान को अलग हिस्सा मानता है। ताइवान का असली नाम जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ताइवान का असली नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और चीन का असली नाम जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि चीन को हम पीआरसी कहते हैं और ताइवान को हम आरओसी कहते हैं। आइए अब देखते हैं हांगकांग और मकाऊ को। हांगकांग मकाऊ जो है यह पूर्ण रूप से चीन के अधीन प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसको हम SAR कहते हैं। SAR, इसको हम क्या कहते हैं? SAR। SAR का मतलब होता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। जैसा कि हमने बताया कि चीन में 23 प्रांत हैं, 5 स्वायत्त क्षेत्र हैं, 4 नगर पालिकाएं हैं और 2 जो है वह विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है या विशेष प्रशासनिक इकाई है।
तो आइए देखते हैं हम हांगकांग की स्थिति के बारे में कि हांगकांग की स्थिति क्या है। हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये जो हांगकांग है, हांगकांग, हांगकांग, यह ब्रिटिश का उपनिवेश था। ब्रिटिश का उपनिवेश होता है और यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत शासित होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत शासित होता है हांगकांग। जब ब्रिटेन ने सभी उपनिवेशों को धीरे धीरे आज़ाद करना शुरू किया तो हांगकांग को भी उसने आज़ाद करने की सोचा, और इसमें चीन और ब्रिटेन में समझौता होता है 1984 में। 1984 में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत यह तय किया जाता है कि जो हांगकांग रहेगा वह उसको स्वायत्तता दी जाएगी। हांगकांग जो रहेगा उसको स्वायत्तता दी जाएगी और हांगकांग ब्रिटिश प्रणाली के अधीन ही शासन करेगा, यानी कि ब्रिटिश कानून के अंतर्गत ही शासन करेगा। तो 50 वर्षीय समझौता होता है, 50 वर्षीय समझौता होता है। और इस समझौते के तहत 1997 में यह चीन का हिस्सा हो जाता है। चीन ने इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हांगकांग हमारा हिस्सा रहेगा और हांगकांग को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, और यह स्वायत्तता 50 वर्षों तक रहेगी। 50 वर्षों की एक समझौता होता है, 50 वर्षों का। और चीन ये कहता है कि 50 वर्ष तक इसके राजनीतिक प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो रक्षा संबंधी कार्य है, जो विदेश संबंधी कार्य है और जो कूटनीतिक संबंधी कार्य है, यह सारे कार्य चीन के द्वारा किया जाएगा। यह सारे कार्य रक्षा, यानी कि इसकी सीमाओं की रक्षा करना चीन का दायित्व होगा। विदेश नीति निर्धारित करना चीन का दायित्व होगा। विभिन्न देशों से कूटनीति स्थापित करना, कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, यह चीन का दायित्व होगा। तो इस तरह से हांगकांग चीन के कब्जे में आ जाता है, चीन के हिस्से में 1997 में आ जाता है। जैसा कि हांगकांग जो होता है वह ब्रिटिश उपनिवेश होता है और ब्रिटिश सरकार ने 1841 से 1997 तक शासन किया। 1841 से 1997 तक वह हांगकांग के ऊपर शासन करता है। और हांगकांग में ब्रिटिश सरकार एक गवर्नर नियुक्त करती थी और इसी गवर्नर के माध्यम से हांगकांग का प्रशासन होता था। और चीन को जब 1997 में ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को वापस किया गया तो हांगकांग के कानून के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि हांगकांग 50 वर्षों तक चीन की एक विशेष प्रशासनिक इकाई होगी। विशेष प्रशासनिक इकाई होगी या विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होगा, SAR होगा। और 50 वर्षों तक चीन इसके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा और जो हांगकांग है वह अपनी व्यवस्था को बनाए रखेगा। चीन जो था वह एक साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है और चीन अपने सभी प्रांतों में वह साम्यवादी शासन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। लेकिन चीन ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हांगकांग पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है तो उसकी पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली बनी रहेगी और हांगकांग की अपनी स्वयं की मुद्रा होगी। हांगकांग की मुद्रा क्या है? डॉलर है। हांगकांग की मुद्रा डॉलर है और वहीं चीन की जो मुद्रा है वह और चीन की मुद्रा जो है वह रनमिनबी है। रनमिनबी यह चीन की मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा अलग है और हांगकांग की मुद्रा अलग है। और चीन की कानूनी प्रणाली अलग है, हांगकांग की प्रणाली अलग है। हांगकांग ब्रिटिश लॉ के द्वारा शासन होता है और चीन जो है वह चीनी कानून के अधीन शासित होता है। हांगकांग की भी अपनी एक विधायी प्रणाली है, इसकी भी एक विधायी प्रणाली है। यहाँ की व्यवस्थापिका अलग है, और राजनीतिक प्रणाली भी है। यहाँ की सरकार अलग है, राजनीतिक प्रणाली भी है। यहाँ की सरकार अलग है और साथ ही साथ हांगकांग समान मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हांगकांग की अलग सरकार है। हांगकांग के जो निवासी हैं जब वह चीन में जाते हैं, हांगकांग के निवासी जब चीन में जाते हैं तो उनको विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, विशेष वीजा की आवश्यकता होती है, विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। हांगकांग की जो आधिकारिक भाषा है वह कैंटोनीज है या अंग्रेजी है, जबकि चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? मंदारिन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विषमताएं हैं चीन की प्रशासन व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में और हांगकांग की सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक प्रणाली में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी
हांगकांग किसका हिस्सा है? चीन का हिस्सा है। चीन का यह स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र इकाई है। तो इस तरह से हांगकांग पूर्ण रूप से किसके अधीन है? चीन के अधीन है। यह 50 वर्षों तक का समझौता हुआ है और यह करीब 2047 तक ऐसा ही रहेगा। 2047 तक चीन के द्वारा इसके संप्रभुता में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि 2047 के पश्चात क्या होता है। इसी तरह से हम मकाऊ को भी देख सकते हैं, मकाऊ के संदर्भ को भी देख सकते हैं। यह मकाऊ है, चीन के समुद्री क्षेत्र पर यह मकाऊ स्थित है। मकाऊ जो था यह पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल, चूँकि साम्राज्यवादी राज्य पुर्तगाल था, हॉलैंड था, ब्रिटेन था, स्पेन था, यही विभिन्न जो देश होते हैं यही साम्राज्यवादी राष्ट्र होते हैं। और विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए जाते हैं और उस देश के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह उसको कब्जा कर लेते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है और यह 1947 तक शासन करती है। 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। इसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न उपनिवेशों को आज़ाद करना शुरू किया और उसी संदर्भ में, उसी क्रम में इसने मकाऊ और हांगकांग को भी आज़ाद करना शुरू किया। तो चूँकि मकाऊ जो था वो पुर्तगाल का हिस्सा था, पुर्तगाली जो थे वह 1557 से ही इसमें शासन करते रहे। 1557 से ही मकाऊ जो था वो पुर्तगाल के अधीन था और पुर्तगाली सरकार के द्वारा ही मकाऊ का प्रशासन किया जाता था। और 1999 में इस मकाऊ को चीन के प्रभुसत्ता में हस्तांतरित किया गया। 1999 में, याद रखिए, मकाऊ को 1999 में चीन को ट्रांसफ़र किया जाता है और हांगकांग को 1997 में चीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह से पुर्तगाली जो होते हैं, पुर्तगाली सरकार जो होती है वह मकाऊ को भी चीन को ट्रांसफ़र कर देती है। तो जिस तरह से हांगकांग में शासन प्रणाली है, इसी तरह से मकाऊ में भी अपनी अलग आर्थिक प्रणाली है, कानूनी प्रणाली है और विधायी प्रणाली है। मकाऊ को भी 50 वर्षों के लिए एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया है। मकाऊ को भी 50 वर्षों के लिए एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया है और चीन मकाऊ के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा 50 वर्षों तक। यानी कि 1999 में संधि होती है, 1999 में मकाऊ को ट्रांसफ़र किया जाता है और 2049 तक यह व्यवस्था है कि 2049 तक चीन इसके आंतरिक संप्रभुता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके सरकार में, इसके सामाजिक व्यवस्था में, इसके आर्थिक प्रणाली में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेगा। जिस तरह से हांगकांग की अपनी अलग मुद्रा है, इसी तरह से मकाऊ की भी अपनी अलग मुद्रा है। मकाऊ से चीन जाने के लिए नागरिकों को विशेष पास की ज़रूरत होती है और मकाऊ के नागरिकों के पास SAR पासपोर्ट होता है और इनकी आधिकारिक भाषा भी होती है। इनकी जो आधिकारिक भाषा है वह कैंटोनीज है और पुर्तगाली है। मकाऊ की आधिकारिक भाषा कैंटोनीज है और पुर्तगाली है, जबकि चीन की भाषा क्या है? मंदारिन है। चीनी सरकार हांगकांग और मकाऊ के विदेशी मामलों के साथ साथ बुनियादी कानून की कानूनी व्याख्या पर भी नियंत्रण करती है। यानी कि यह तो विदेशी मामलों पर नियंत्रण करती ही है, साथ साथ वो कानून को भी सुनिश्चित करती है। और हांगकांग, मकाऊ की सरकार और चीन की सरकार के बीच काफ़ी समन्वय और सामंजस्य पाया जाता है। यानी कि मकाऊ और हांगकांग क्या है? विशेष प्रशासनिक इकाई है। हांगकांग की अपनी सरकार है, मकाऊ की अपनी सरकार है। हांगकांग की अपनी विधायिका है, जिसमें कि विधान परिषद जिसको बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। और हांगकांग की विधायिका में 90 सदस्य हैं और कार्यकारी एक परिषद है जिसमें कि 21 आधिकारिक सदस्य हैं। कार्यकारी परिषद यानी कि जो सरकार है उसमें 21 आधिकारिक सदस्य हैं और 16 जो हैं गैर आधिकारिक सदस्य हैं। 16 गैर आधिकारिक सदस्य हैं। जो 16 गैर आधिकारिक सदस्य हैं, जो कार्यकारी अधिकारी हैं, वह जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसको 1200 सदस्यीय चुनाव समिति के द्वारा चुना जाता है। 1200 सदस्यीय चुनाव समिति के द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में जान ली
हांगकांग के राष्ट्रपति हैं, हांगकांग के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हांगकांग और मकाऊ के इस क्षेत्र के अंतर्गत, हांगकांग और मकाऊ के संदर्भ में या हांगकांग और मकाऊ के संबंध में चीन की अलग शासन प्रणाली है। चीन इनकी शासन प्रणाली को मान्यता दे देता है, लेकिन चीन यह चीनी गणराज्य का ही हिस्सा है, यह PRC का ही हिस्सा है, PRC का ही हिस्सा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा है यह हांगकांग और मकाऊ। इसी को हम एक देश दो व्यवस्था कहते हैं, वन नेशन टू सिस्टम कहते हैं। यानी पूरे चीन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था एक है, लेकिन हांगकांग और मकाऊ के संदर्भ में अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन इसको चीन मान्यता देता है, चीन इसको एक्सेप्ट करता है 2047 तक और 2049 तक। यही क्या है, एक देश दो सिस्टम है। इसको और आसान से समझने के लिए आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि भारत में 1948 में जम्मू कश्मीर का विलय होता है, जम्मू कश्मीर JNK का विलय होता है 1948 में। जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और भारत के दो हिस्से हो जाते हैं, एक भारत हो जाता है, दूसरा पाकिस्तान हो जाता है, और पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण कर देती है। तो कश्मीर के राजा होते हैं महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जब कश्मीर के राजा होते हैं तो उनकी सेना पाकिस्तानी कबायलियों से लड़ती है, लेकिन कमज़ोर पड़ने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। और तब महाराजा हरि सिंह भारत में विलय करते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह भारत से विलय करते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है नेहरू का और महाराजा हरि सिंह का। और उस विलय पत्र में यह शर्त रखी जाती है कि जो जम्मू कश्मीर के आंतरिक प्रशासन में भारत सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग ध्वज होगा, और जो वित्त व्यवस्था होगी, दूरसंचार व्यवस्था होगी, रक्षा व्यवस्था होगी, यह सब भारत सरकार के द्वारा देखी जाएगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है 1948 में। तो 1948 में जम्मू कश्मीर को भी स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है। यानी कि वहाँ की विधायिका अलग होती है, वहाँ के संविधान अलग होते थे, वहाँ के कानून अलग होते थे। लेकिन 1948 के पश्चात वहाँ पर जो समझौता होता है नेहरू और जो समझौता होता है नेहरू और हरि सिंह के बीच, महाराजा हरि सिंह के बीच, उस समझौते को 370 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। अनुच्छेद या धारा 370 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 370 का दर्जा दे दिया, धारा 370 लागू कर दी जाती है। इस तरह से पूरे भारत का संविधान, पूरे भारत के लिए अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर के लिए संविधान अलग था, पूरे भारत के लिए अलग कानून प्रणाली थी, जम्मू कश्मीर के लिए अलग कानून प्रणाली थी। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही देश में, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, पूरा देश जो है एक सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान था, अलग शासन था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होता है। इसके तहत 2020 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ का संविधान समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ की अलग कानूनी प्रणाली समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि 35A, जो 35A पर विवाद चला रहा था, अनुच्छेद 35A, तो 35A को समाप्त कर दिया जाता है, 370 को समाप्त कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो राज्य, दो प्रशासनिक इकाई बना दी जाती है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर जो अलग राज्य था या अलग विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर को अब भारत में मिला दिया गया है। तो यही क्या था, यही एक देश दो सिस्टम था। हमारे भारत में भी एक देश दो व्यवस्थाएं थी। यही प्रक्रिया क्या थी, यही प्रक्रिया क्या है इसमें चीन में भी है। चीन ने हांगकांग और मकाऊ को विशेष राज्य का दर्जा दिया है और लेकिन इसकी प्रशासनिक इकाई अलग है, इसकी राजनीतिक, इसकी विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यानी कि सरकार इसकी अलग है। हांगकांग की सरकार अलग है, मकाऊ की सरकार अलग है, हांगकांग और मकाऊ की सरकार अलग है, चीन की सरकार अलग है, कार्यपालिका अलग है, चीन की कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका अलग है, चीन की न्यायपालिका अलग है। लेकिन फिर भी हांगकांग किसका हिस्सा है, चीन का ही हिस्सा है। फिर भी हांगकांग चीन का ही हिस्सा है और चीन का हिस्सा है और विदेशी मामलों पर, रक्षा संबंधी मामलों पर चीन का अधिकार है। कब तक, 2047 तक और
1949 तक यह यथास्थिति बने रहने का प्रावधान है, समझौते के तहत यथास्थिति बने रहने का प्रावधान है। अब देखिए 2049 और 2047 के पश्चात होता क्या है कि इसको तोड़कर चीन अपने में मिला देता है या फिर इसको स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको एक देश दो व्यवस्था के बारे में बताया और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत से अवगत कराने जा रहा हूं। उसमें जो अभी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 5 है, यूनिट 5 में पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।